वेलकम टू स्टडी लवर। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर में क्या है, तो आज हम करंट अफेयर को देखेंगे। पहला देखिएगा यहाँ पर करंट अफेयर में क्या है। अगर करंट अफेयर में पहले हम देखना चाहें तो सबसे पहला न्यूज़ हमारे पास आया है क्या कि ईएसआईसी, ठीक है, ईएसआईसी जो है ना, ईएसआईसी का जो आपका महानिदेशक नियुक्त किया गया उसे किसे किया गया, राजेंद्र कुमार को, ठीक है। यानी ईएसआईसी का नए महानिदेशक कौन बने हैं, राजेंद्र कुमार जी बने हैं, ठीक है। ये राजेंद्र कुमार जी कौन है, ये आईएएस अधिकारी हैं 1992 बैच के। क्या है ये, 1992 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। अब ईएसआईसी क्या होता है, ठीक है, तो ज़रा देखिए ईएसआईसी क्या है। तो ईएसआईसी की बात करेंगे तो ईएसआईसी का लोगो ये होता है, ठीक है। ईएसआईसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको हम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है। अब ईएसआईसी है क्या, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं पर प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ईएसआईसी वहाँ पर कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए उनका एक बीमा कराता है, ठीक है। और ये ईएसआईसी किसके अंतर्गत आता है, तो ईएसआईसी आपका आता है भारत सरकार के अंतर्गत। किसके आता है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और भारत सरकार में भी एक मंत्रालय होता है जिसको आप जानते हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय। कौन सा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका ईएसआईसी, ठीक है। अब इस श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत दो संस्थाएं आती हैं। एक तो आपका आता है ईएसआईसी, ठीक है, यानी जो मैं बता रहा हूँ ईएसआईसी। और दूसरा आता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। कौन सा आता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो मैं समरी कर दूँ एक बार में। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं राजेंद्र कुमार, इन्हें क्या बनाया गया, ईएसआईसी का महानिदेशक, ठीक है। अब ईएसआईसी है क्या, तो ईएसआईसी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। हिंदी में कहते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम। अब ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और केंद्र सरकार के अंतर्गत में आपका जो मंत्रालय होता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उसके अधीन ये काम करता है, ठीक है। अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत दो आता है, एक तो आपका ईएसआईसी हो गया और दूसरा होता है आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अगला क्या है। अब देखिए अगला न्यूज ये असम से आ रही है। कहाँ से आ रही है, असम से। असम के बारे में ये बताया गया है, असम में नवजात शिशु यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी, बहुत सारे बच्चों की क्या हो रही है, मौत हो रही है। वो भी किसकी वजह से, सांस की वजह से। यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए असम सरकार एक नया उपकरण लेके आई है जिसका नाम है सांस। नाम ही क्या उसका है, सांस। अब जरा उस उपकरण को देख लीजिए, ये आपका सांस नाम का उपकरण है, ठीक है। ये सांस नाम का जो उपकरण है इसका फ़ायदा क्या है, तो ये नवजात बच्चों को क्या करेगा, सांस लेने की प्रॉब्लम जो हो रही है उसको रिड्यूस करेगा यानी कम करेगा, जिससे शिशु मृत्यु दर जो है, नवजात शिशु मृत्यु दर वो क्या होगी, कम होगी। अब नवजात शिशु मृत्यु दर अगर कम होगी तो सबसे बढ़िया बात है, ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इसको आसानी से किसी भी जगह पे उठा के ले जा सकता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये पोर्टेबल डिवाइस है, ठीक है, इधर से उधर इसको हम ले जा सकते हैं आसानी से। तो ये आसाम सरकार की नई पहल है। आप उपकरण का नाम याद रखिएगा, क्या है, सांस। सांस नाम से उपकरण है। कौन लेके आ रहा है, असम सरकार। किसके लिए, नवजात शिशुओं की मौत को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला देखिए, असम से ही, असम की अगर आपसे राजधानी पूछी जाती है तो होती है दिसपुर, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। और सबसे इम्पोर्टेंट, असम के राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर जगदीश मुखी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारत सरकार ने पेश किया, क्या पेश किया भाई, साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप, ठीक है। अभी कैसा ऐप है जरा देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपका ऐप रहा, ठीक है। इसको देखिए क्या लिखा है, साइन इन लैंग्वेज डिक्शनरी, ठीक है। अब ये है क्या, पहली चीज़ तो ये आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा और इसमें 10,000 शब्दों का एक सांकेतिक भाषा में, 10,000 शब्द जो है ना सांकेतिक भाषा में रखे गए हैं, ठीक है। 10,000 शब्दों को सांकेतिक भाषा के अंतर्गत इसको कोड किया गया है। इससे होगा क्या कि आप जब भी 1 से लेकर 12 तक की यानी कि एनसीईआरटी बुक्स जब भी आप पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, संकेत के तहत भाषाओं को जो यूज किया है, जितनी भी सारी भाषाएं हैं उनका ये शब्दकोश है, ठीक है। इससे आसानी से हम किसी भी शब्द का अर्थ ढूंढ लेंगे। तो सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, ये भारत सरकार ने साइन लर्न ऐप, इसको याद रखिएगा, क्या बताया मैंने, साइन
लर्न स्मार्टफोन ऐप आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इससे आप किसी भी प्रकार का शब्दकोश जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित है उसके बारे में आसानी से जान सकते हैं, खोज सकते हैं। अगली तरफ देखिए, ये क्या है, ये ऐप कहाँ से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री अभी कौन है, प्रतिमा भौमिकी। ठीक है, संयुक्त सचिव, अध्यक्ष और निदेशक ISLRTC श्री राजेश कुमार यादव, इनको भी थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये भी स्मार्ट ऐप से संबंधित है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होंगी कौन सी अभिनेत्री, आशा पारेख। ठीक है, ये 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इससे कौन सम्मानित होंगी, आशा पारेख। अब आशा पारेख को जरा देख लीजिएगा, ये रही आपका आशा पारेख। ठीक है, ये आशा पारेख जी हैं। ठीक है, ये क्या है, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या होता है, ज़रा इसके बारे में जान लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या होता है, ये पहले तो 52वें नंबर का पुरस्कार है। ठीक है, ये सिनेमा जगत का यानी कि भारतीय सिनेमा का ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय सिनेमा का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, किसकी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। और इसकी पहली विजेता रही हैं उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम है देविका रानी। क्या नाम है, देविका रानी। ठीक है, और हाल ही में यानी पिछले वर्ष 2021 में इस पुरस्कार को जीतने वाले थे रजनीकांत जी। ठीक है, जो साउथ से आते हैं रजनीकांत। तो दादा साहब पुरस्कार के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इस सिनेमा जगत का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है यानी सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये इस साल 2022 का आशा पारेख को मिलेगा, जिसकी घोषणा कुछ दिन पहले ही आपका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कर दी थी। और ये इसकी स्थापना 1969 में कर दी गई थी। और इस पहले पुरस्कार विजेता हैं दीपिका रानी और लास्ट ईयर का कौन है, रजनीकांत। ठीक है, चलिए अब हम आशा पारेख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आशा पारेख के बारे में जान लेते हैं। देखिए आशा पारेख ये है, तो इन्होंने क्या किया था, 1992 में इन्हें 1992 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से किसके लिए, इनके सिनेमा में योगदान के लिए। ठीक है, और ये 1992 में जब 1992 की समथिंग, ये जो है ना 1992 अपने समय की सबसे हाईएस्ट पेड यानी सबसे ज़्यादा मूवी बनाने के लिए एज ए एक्ट्रेस चार्ज लेते थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1952 में की थी, 1952 में की थी एज ए चाइल्ड एक्ट्रेस। क्या, चाइल्ड एक्ट्रेस जानते हैं, बच्चे के रूप में, यानी बच्चा जो एक्ट्रेस होता है उसके रूप में। और उसके तहत जो फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी, पहली आसमान। ध्यान रखिएगा, आसमान पिक्चर में इन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया है। बतौर पहली एक्ट्रेस फिल्म यानी पहली एज एक्ट्रेस फिल्म इन्होंने जो की है वो की है दिल देके देखो। कौन सी है, दिल देके देखो, इसको ध्यान रखिएगा। और 2002 में एक पुरस्कार से और इन्हें सम्मानित किया गया है। 2002 में इस पुरस्कार सम्मान किया गया। 2002 में इन्हें मिल चुका है फिल्म फेयर का अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है आपको आशा पारेख के बारे में। पहले चीज़ 2022 का हाल ही में इन्हें क्या मिलेगा, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। इनको 1992 में पद्मश्री पुरस्कार मिल ही चुका है। गुजरात से आती हैं। 1992 में करियर में की शुरुआत की थी उन्होंने, पिक्चर थी आसमान। ठीक है, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। और खुद की पहली फिल्म बतौर एक्ट्रेस फिल्म जो थी वो थी दिल देके देखो। और 2002 में इन्हें मिल चुका है फिल्म केयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, और लास्ट 2021 में किसे मिला है दादा साहब पुरस्कार, रजनीकांत को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगली न्यूज़ क्या है, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे क्या करने वाला है, RTIS प्रणाली स्थापित करेगा। किसके द्वारा करेगा, इसरो के द्वारा करेगा। यानी आपका जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी सहायता से क्या करने वाला, RTIS प्रणाली स्थापित करेगा। अभी RTIS प्रणाली क्या है, तो सिंपल शब्दों में समझिएगा। RTIS प्रणाली क्या है, ये जो है ना क्या है कि ये इसरो के साथ मिलकर करने वाला। RTIS प्रणाली क्या होगा कि जैसे इंजन के ऊपर एक डिवाइस लगा दी जाएगी और ये डिवाइस क्या एकदम एग्जैक्ट मॉनिटर करेगी कि कितने समय में किसी स्टेशन पे ट्रेन पहुंचने वाली है। ठीक है, यानी कि आपको एक तरीके से पूरा का पूरा बता देगी कि कितने समय में ये ट्रेन वहाँ पर स्टेशन पहुँच जाएगी। इससे क्या होगी, यानी स्टेशन पे ट्रेन पहुंचने का जो है ना ड्यूरेशन पता सही से होगा, तो यात्री आसानी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं विद इन टाइम में। ठीक है, तो यही लिखा हुआ क्या है, बाकी
एजेंसी इसरो के द्वारा किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। इसमें ट्रेन इंजनों का पर डिवाइस लगाकर ट्रेनों की आवाजाही की रियल टाइम जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है, रियल टाइम जानकारी हासिल करते हैं। अब ये फेज़ 2 की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसरो के अध्यक्ष कौन है भाई, इस समय एस सोमनाथ, ठीक है। इसरो की स्थापना की 15 अगस्त 1969, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एस सोमनाथ अभी अध्यक्ष हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई। इसरो के संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूज है झूलन गोस्वामी, ठीक है। ये महिला क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने, झूलन गोस्वामी ने क्या किया, हाल ही में अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। झूलन गोस्वामी ने क्या किया, महिला क्रिकेट टीम से संन्यास ले लिया, यानी अब ये संन्यास ले चुकी हैं। कौन है, झूलन गोस्वामी, इसको देख सकते हैं आप, झूलन गोस्वामी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्होंने अपना आखिरी मैच जो खेला है वो इंग्लैंड में खेला है, इंग्लैंड के खिलाफ खेला है। और इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्हें लॉर्ड्स के मैदान, अब बहुत फेमस मैदान है ये लॉर्ड्स का क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, जिसमें भारत ने 16 रन से जीत दर्ज की है। और बहुत ही ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है ये वाला मैच, आखिरी मैच जो है इनका झूलन गोस्वामी का, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हुआ है, अजीब और गरीब तरीके से एम्पायर का डिसीजन और आउट करने का तरीका दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो 16 रन से बहरहाल जो भी हुआ है, जीत तो भारतीय गया है। तो 16 रन से यहाँ पर जीता है मैच भारत ने, जिसमें झूलन गोस्वामी ने 2 विकेट लिए हैं। कितने विकेट लिए हैं, 2 विकेट लिए हैं। तो इनका ये लास्ट मैच था। अब देखिए झूलन गोस्वामी को एक नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, चकदा एक्सप्रेस, चकदा एक्सप्रेस, ठीक है। इस नाम को आप याद रखिएगा, चकदा एक्सप्रेस। जैसे हेमा दास को जाना जाता है धिंग एक्सप्रेस नाम से, वैसे इन्हें जाना जाता है चकदा एक्सप्रेस, ठीक है। झूलन गोस्वामी के बारे में जान लीजिएगा, इन्होंने 284 मैच खेले हैं टोटल, जिसमें वनडे T20 सारे शामिल हैं, जिसमें 12 टेस्ट शामिल हैं, 204 वनडे शामिल हैं, और इसमें 68 T20 शामिल हैं। और ये अब तक जो है ना कितने विकेट ले चुकी हैं, 355 विकेट ले चुकी हैं। और ये पहली वर्ल्ड में महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 250 से अधिक विकेट लिए हैं एज ए फास्ट बॉलर, ठीक है। और ये विश्व में सबसे महिला एज ए महिला, ठीक है, यानी महिला क्रिकेट के रूप में, महिला क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में इनकी बॉलिंग की स्पीड सबसे तेज़ गेंदबाज है, सबसे तेज़ गेंदबाज है, ठीक है। कौन, ये इसको याद रखिएगा, कौन है ये, झूलन गोस्वामी। 2002 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज ए बॉलर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया है इनके बारे में, मैंने आपको ये बताया है कि अभी झूलन गोस्वामी ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। अंतिम मैच कहाँ खेला था उन्हें, लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पे, जिसमें भारत ने 16 रन से जीत हासिल की थी। उसमें इनका योगदान 2 विकेट लेने का रहा है, ठीक है। इन्हें एक नाम से जाना जाता है चकदा एक्सप्रेस, ठीक है, चकदा एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। और इन्होंने कुल मिला के 284 मैच खेले हैं, ठीक है, जिसमें 355 विकेट ली हैं। उसमें से भी 12 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं, ठीक है। 12 टेस्ट मैच के साथ साथ इन्होंने 68 T20 खेले हैं और 204 वनडे मैच खेले हैं। 2002 में इन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी, भारत में ही डेब्यू किया था इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला न्यूज़ देखिए, अगला न्यूज़ ये आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार, देखिए महाराष्ट्र सरकार, अभी एकनाथ शिंदे जी की सरकार है महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी विवादों में घिरी हुई है सरकार, क्योंकि अभी शिवसेना का और एकनाथ शिंदे, यानी कि शिवसेना पार्टी और एकनाथ शिंदे का अभी चल रहा है टकरार। शिवसेना के वास्तविक जो है ना, पैतृक जिनकी शिवसेना है, उनको बताया जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर कुछ अलग करके दिखाया है। तो उनकी महाराष्ट्र में सरकार चर्चा में है। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, दौलताबाद किला, ठीक है, दौलताबाद किले का नाम चेंज करके रख दिया देवगिरी किला। इसको ध्यान रखिए, देखिए दौलताबाद जो किला है ना, दौलताबाद किला, उसका देवगिरी किला नाम रख दिया गया। अब दौलताबाद किला देख लीजिए, ये रहा आपका दौलताबाद किला, इसका नाम कर दिया चेंज देवगिरी, देवगिरी, ठीक है, देवगिरी किला। इसको ध्यान रखिएगा, दौलताबाद किला चेंज किस में कर दिया गया, देवगिरी किला में, ठीक है। चलिए ये आपके आज के हो गए सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के, ठीक है। तो देखिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।